बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून इस वक्त शदीद सदमे से दो चार नजर आ रही है जी। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन बुरी तरह से हारने के बाद पंजाब में सूबाई असम्बली की सीट PP38 का सिमनी इलेक्शन भी हार चुकी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज में PTI के एहसन सलीम बरियार 60,588 वोट लिए हैं, जबकि मद मुकाबिल नून लीगी उम्मीदवार तारिक सुबहानी ने 53,000 वोट लिए हैं। जिस नून लीग ने डस्का NA75 में 1,11,000 वोटों से जीत हासिल की, कल उसी जमात के उम्मीदवार ने सूबाई असम्बली के इलेक्शन में तकरीबन 7,000 वोटों से शिकस्त खाई। मुस्लिम लीग नून की तमाम तर क़यादत खामोश है, मगर धांधली का इल्ज़ाम जरूर लगाया जा रहा है। पार्टी के नए नजरिए और इंतखाबी मुहिम की भागदौड़ संभालने वाली मरीम नवाज ने सियालकोट इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की शिकस्त को सिलेक्शन से मंसूब करते हुए कहा कि जीत का पता तो तब चलेगा जब इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन में हार जीत नहीं होती। जबकि हुक्मरान जमात ये कहती है कि इस बार ना तो धुन थी, ना ही प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हो रहे थे, ना ही नतीजे देर से आए, फिर भी नून लीग हार गई। मगर सियालकोट की कामयाबी PTI के लिए गैर मामूली कामयाबी साबित हो रही है, क्योंकि सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा नुमाया थी और पहली बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम लीग नून के घर से PTI ने इलेक्शन जीत लिया। PTI इस जीत को मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज के बयानिए से जोड़ रही है, जबकि सियासी पंडितों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की अपनी शिकस्त की बुनियादी वजह अपने दो बयानिए हैं, जिनमें से एक मरीम नवाज का है जो रियासती इदारों के खिलाफ सख्त जुबान है, और दूसरा शहबाज शरीफ का जो मुफाहमती पॉलिसी पर गामजन है। मुस्लिम लीग नून की शिकस्त पार्टी के अंदर दो बयानिए हैं या फिर PTI का बेहतर कारकर्दगी है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग की जो क़यादत है, उन्होंने आज़ाद कश्मीर और इलेक्शन के नताइज मुस्तरद करते हुए आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान, बैरून मुल्क पूरा भरपूर एहतजाज जो है वो करने का इंदिया दे दिया है। लेकिन ज़राए से सामने आने वाली खबरें हमें ये बता रही हैं कि जो पार्टी के सदर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सख्त रवैया अपनाने और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान ज़मीनी रास्ता बंद करने की हिमायत से साफ इनकार कर दिया है। अब मुस्लिम लीग नून क्या पॉलिसी अपनाती है, इस पर भी बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि मरीम नवाज साहिबा का कोरोना पॉजिटिव आ गया है और अब वो क्वारंटीन में हैं, और इस पर मुआविन ख़ुसूसी जो हैं वज़ीर आला पंजाब की फिरदौस आशिक अमान साहिबा, उन्होंने अपने रिवायती अंदाज के साथ शको शुबहात का इजहार कर दिया। इस पर क्या वाकई मरीम नवाज साहिबा को कोरोना हो गया है या फिर वक्ती तौर पर सियासी सरगर्मियों से थोड़ा एक ब्रेक ले रही हैं वो, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, बात होगी बिल्कुल इसी पर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शेख साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब ये बताएगा कि PTI ये कहती है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जो शिकस्त है वो इनके बयानिए की वजह से, और फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि बड़ी कामयाबी है ये। जहां से PTI ने सीट जीती है सेंट्रल पंजाब, जो कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ माना जाता है, यकीनन एक बड़ी नाकामी इसको कंसिडर किया जाएगा, और PTI की अगर बात की जाए तो इसको समझा जाएगा कि शायद उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। तो क्या वजह क्या नजर आती है आपको, मरीम नवाज साहिबा का बयानिया या हुकूमती कारकर्दगी? आशा, मैं आपको अर्ज करूं, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक है ड्रॉबैक। हम फौरी तौर पे अंदाजे लगा लेते हैं, फौरी तौर पे नतीजा हज कर लेते हैं कि ये बयानिया हो गया। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि यहाँ पे जो हुआ है वो सबकी नजर में है। जो कुछ किया गया, जितना पैसा खर्च किया गया, किस तरह हमदर्दियां खरीदी गई, भाई कौन सा रातों रात इनकलाब आ गया है, कौन सी परेशानियां लोगों की खत्म हो गई हैं। लेकिन फिर आपको मैं किसी वक्त कुछ थोड़ा सच बोल जाता हूँ तो वो नुकसान दे देता है। अब देखिए ना, पेट्रोल की कीमत तो कम नहीं हुई ना, वो तो आप पहली को देखिए फिर बढ़ा देंगे, और आटा भी कम नहीं हुआ, चीनी भी कम नहीं, वो तो वही के वही है। अब लोगों ने क्यों फैसला किया, मेरी समझ से बालातर है। लेकिन आप ये कहें कि जी मुस्लिम लीग नून की हमायत खत्म है या बयानिए में फर्क है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये देखिए 8 इलेक्शन जो मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं जी पंजाब में और फ्रंट। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि ये इलेक्शन नहीं हुए बल्कि सिलेक्शन हुई है, और इलेक्शन होंगे तो फिर पता चलेगा ना, क्योंकि इलेक्शन तो हुए नहीं। फिर तार साहब धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नौशीन इफ्तिखार और मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो मुबारकबाद देते हैं PTI को जीतने पर। तो अभी भी ऐसा लगता है कि दो पैरल जो हैं वो कुछ चीज़ें या बयानिए जो हैं वो पार्टी के अंदर चल रहे हैं। तो आपको वैसे पर्सनली क्या लगता है कि धांधली हुई या फिर इलेक्शन शफाफ था? आयशा, मैं इस बारे में बिल्कुल कतई तौर पे कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं जाती तौर पे तो वहाँ में मौजूद नहीं था। हाँ, अगर मैं उस इलेक्शन का कोई हिस्सा होता, उस सारे इलेक्शन प्रोसेस में गया होता और मुझे पता होता, तो मैं आपसे ये बात डिस्कस कर सकता था। अल्लाह मैं कैसे कह सकूँ, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल नॉलेज में बिल्कुल है। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ
कि क्या रातों रात इसमें कौन सा ऐसा चमत्कार हो गया यार, कौन सी ऐसी इनकलाब आ गया है, ये मेरी पहली बात है। मैं तो उस बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकूं, मैं क्या कह सकूं इस बारे में। और लेकिन तो इस मेरे बारे पास में तो आप बात इसके कर अलावा सकते मेरे हैं पास ना इसके शेख अलावा साहब, इस बारे में तो बात हो सकती है ना कि पार्टी के अंदर बयानिए दो हैं और वो पैरेलल चल रहे हैं। एक बयानिया है जो कि मुफाहमती है, मियां शहबाज शरीफ साहब जिसको लेकर चलते हैं, और दूसरा मज़ामती बयानिया है जिसको मरीम नवाज साहिबा लेकर चलती हैं और काफ़ी सख्त जुबान भी इस्तेमाल करती हैं। और कश्मीर के बाद भी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल उसी तरफ ही जा रही है। देखिए बात तो असल, देखिए मैं आपको बुनियादी बात क्या है, बुनियादी बात मरियम नवाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं ना कि वोटर के वोट को उसका इख्तियार मिलना चाहिए, एक। दूसरा, साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे, फेयर एंड फायर, ठीक है। और ये जरा अल्फाज का मेरे ख्याल में चुनाव जो होता है, जरा उम्र का भी तकाजा होता है। उम्र ऐसी है कि उसमें जज्बा, जोश, जज्बा होता है। शहबाज शरीफ सब करते हैं, लेकिन जरा मिलाके में करते हैं। बात तो होगी इलेक्शन की, क्या करते हैं ना, जवाब इलेक्शन की करते हैं और साफ और जवाब इलेक्शन की बात करते हैं, उसमें इंडिपेंडेंस ना हो उसकी बात करते हैं। बात तो अच्छा, यही है, लेकिन ठीक, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद भी हम देख रहे हैं ना शेख साहब की कोई वाज़ेह हिकमत अमली क्या तय पाई है वो नज़र नहीं आ सकी। मरीम नवाज साहिबा की जानिब से जो है ये कहा गया कि एहतजाज किया जाएगा, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की कैपिटल का जो रास्ता है कोहाला पुल से बंद कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल भी इस चीज़ की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या हिकमत अमली बनाई क्या जा रही है, अब करना क्या है? अगर आप मुझसे पूछती हैं कि मेरे क्या उस पर ओपिनियन होगा या मेरी राय क्या होगी, तो देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कोई भी सियासी जमात हो, आजाद कश्मीर के हालात को लेके बहुत मेरे ख्याल में नाजुक हालात हैं। उसमें हमें बहुत सोच समझ के बड़ी मुख्तार तरीके से जो भी करना है, क्यों, इसलिए कि हुकूमत ने जो कुछ करना था कर लिया। आपने जो पैगाम क्रॉस बॉर्डर देना था वो दे दिया। अब आपके जिम्मेदारी है कि आप ऐसा कोई काम न करें जिससे एक मनफी रुझान या मनफी कोई मैसेज वहां पे कन्वे हो। इसलिए कि आप जो वहाँ पे क्रॉस जो वहाँ पे हो रहा है, क्रॉस बोर्ड जो कुछ हो रहा है वो इस वक्त बड़ा इंतहाई अहम है कि क्रॉस बोर्ड जो बात है उसको आप बड़े एहतियात से काम करेंगे, कहीं उनके उस चीज को नुकसान ना हो, उनकी उस एफर्ट को नुकसान ना हो, उनकी जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी आजादी के लिए उनको नुकसान ना हो। क्योंकि आपकी अगर यहाँ पे वायलेंस आता है तो या उसका जो मैसेज है वो गलत जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है मुख्तार रवैया। ठीक है, यानी शेख साहब आप भी उसी मौक़िफ़ के हामी हैं कि रास्ता बंद नहीं किया जाना चाहिए और ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से जो है वो हमें एहतजाजी जो सियासत है वो वाला रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, राइट? मैंने तो आपको ये अर्ज किया ना कि हुकूमत ने जो मुल्क खिलाना था वो खिला दिया। अब मुझे आप एक बात बताएं, ये दुनिया को पता चल गया कि वहाँ पे कुछ तो हुआ कि मुद्दादारी है, ठीक है। अब क्रॉस द बॉर्डर में यही बात कर रहा हूँ, मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी बसते हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, वो ये सोचने में मजबूर नहीं होंगे कि आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं, किस किस्म के हालात आपने पैदा कर दिए, तो वो कुछ तो सीरियसली सोचेंगे। अब आपके दुश्मन को मौका मिलेगा कि वो उसको ये बात एज ए प्रोपेगेंडा, और देख लीजिए आप अखबारात उनकी उठा के देख लीजिए, उनका सोशल मीडिया देख लीजिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लीजिए, अब ये बात हो रही है ना, अब वो एज ए प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रहे हैं ये बात को कि आप जिनकी हमायत कर रहे हैं या जिसके साथ आप जाना चाहते हैं या जिनके लिए आप यहाँ नारे लगा रहे हैं, उनके अपने यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी सियासी जमात को बहुत मुख्तार तरीके में जो भी पॉलिसी बनानी, जो भी एक्शन लेना पड़ेगा वह मुख्तार देना। ठीक है, जो भी एक्शन लेना चाहिए वो मोहतात लेना चाहिए, बिकॉज ये कोई उस तरह की जगह नहीं है या फिर उस तरह की चीज़ें नहीं है कि इसके ऊपर एक नॉर्मल जो सियासी पैटर्न है या फिर एहतजाजी जो पैटर्न है उसका इस्तेमाल किया जाए। कश्मीर का मसला है, यकीनन कश्मीर सेंसिटिव है और उसके ऊपर एहतियात से काम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेख रुहेल असगर साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करनी है जी हमें कोरोना की जो काबू से बाहर हुआ चाहता है।
वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना के बार बढ़ने लगे हैं जी। इन तशवीशनाक हालात में डॉक्टर फैसल सुल्तान और असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई आखिरी वार्निंग। जी हां, 31 अगस्त के बाद वैक्सीनेटेड ना होने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी गई है, मगर मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत भी की गई। कराची में जो बहुत खतरनाक हद तक वबा का फैलाव बढ़ा हुआ है, पूरे शहर हफ्तों बंद कर दें, ये इस मसले का इलाज नहीं है। हम पूरी मदद देंगे सिंध हुकूमत को। 1 अगस्त से सिर्फ वो लोग जो कम से कम एक वैक्सीन की डोज लगवा चुके हैं, सिर्फ वो सफर कर सकेंगे। जो असातिज़ा हैं, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो 1 अगस्त से पढ़ा नहीं सकते। 31 अगस्त से बच्चों को स्कूल ले जाने, कॉलेज ले जाने की ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करते हैं। 31 अगस्त से पहले वो वैक्सीनेट होंगे, अगर वो नहीं होंगे काम करने की इजाजत नहीं होगी। जो तालिब इल्म है, अगर उनकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है, उन्होंने 31 अगस्त तक वैक्सीनेशन करवानी है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसमें अगर काम करते हैं लोग, उनके लिए भी 31 अगस्त आखिरी तारीख। रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, यहां पर अगर आप काम करते हैं, आपने अगर 31 अगस्त तक वैक्सीन नहीं लगाई हुई तो आप उसके बाद यहां पर काम नहीं कर सकेंगे। शॉपिंग मॉल, कपड़े की मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों की मार्केट्स हैं, ये तमाम लोग 31 अगस्त के बाद यहां पर पाबंदी होगी। 31 अगस्त फाइनल डेट है। 31 अगस्त की तारीख को मार्क कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के चेयरमैन असद उमर ने खबरदार किया है कि तमाम शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद 31 अगस्त से कबल वैक्सीनेशन करवा लें। बासूरत दीगर इन्हें काम करने की इजाजत नहीं होगी। 18 साल या इससे जायद उम्र के तमाम अफराद, साथ स्कूल स्टाफ और बस ड्राइवर्स, लोकल बस अड्डे, होटल्स और पब्लिक डीलर्स के लिए वैक्सीन जरूरी करार दे दी गई है। NCOC के सरबराह ने सिंध और बलूचिस्तान के गैर संजीदा रवैये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन की अहमियत पर जोर दिया जाए। NCOC ने पूरे शहर बंद करने के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद करने को कामयाबी से जोड़ दिया है। डेल्टा वेरिएंट के बाद मुल्क में कोरोना के केसेस की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन अगर सूरत हाल काबू में नहीं आई तो 31 अगस्त से मुख्तलिफ पाबंदियों का इतलाक भी शुरू कर दिया जाएगा। और साथ ही डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कराची में कोरोना केसेस की सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक बताया है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ये बताते हैं कि केसेस में गैर मामूली इजाफा हो रहा है, जबकि कराची में मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले में वबा तेजी से फैल रही है। गुज़श्ता 24 घंटे में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़र इलाज मरीजों की तादाद 3000 से तजावुज़ कर चुकी है। शहर में कायम कोरोना के इंतहाई मुतासर अफराद के लिए मुख्तलिफ कुल बेड्स में से 50% ज़र इस्तेमाल है। इस वक्त डॉक्टर फैसल ने यह भी वाज़ेह किया कि बड़े शहरों में कोरोना के केसेस के बढ़ने से इसका दबाव अस्पतालों पर पड़ रहा है। कराची में निजी अस्पताल पर दबाव ज़्यादा है और अगर सूरत हाल ऐसे ही बरकरार रही तो नताइज जो हैं वो संगीन हो सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल है क्या पूरे मुल्क में डेल्टा वेव आग की तरह क्यों फैल रही है, लोग एहतियात क्यों नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर सजाद कैसर ने सिंध हुकूमत को तो लॉकडाउन का मशवरा दे दिया है और ये भी कहा है कि अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो वक्त दूर नहीं जब हमारी हालत इंडिया जैसी हो जाएगी, खुदा न खास्ता। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कैसर सजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आपकी तरफ से तो वार्निंग्स जो हैं वो दे दी गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो ख़राब हो चुकी है। अस्पताल जो हैं वो अभी से रिफ्यूज़ कर रहे हैं लोगों को, वे कह रहे हैं कि उनके पास जगह नहीं है, कैपेसिटी नहीं है मरीजों को लेने के लिए। कोई ये कह रहा है कि आप एक हफ्ते में आ जाएं वापस, और कोई ये कह रहा है कि आपको बता देंगे कि जब आपने वापस आ रहे हैं, यानी मरीजों को घर भेजा जा रहा है। क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है और किस तरह से निपटेंगे हम इस सारी सूरत हाल से अगर ये खराब होती है खुदा न खास्ता और तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आपने सारी बातें बता दी, एग्जैक्टली ऐसे ही है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ग्रेजुअली जो कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आप NCOC की भी फिगर देखें, जो पिछले कुछ दिन पहले ये शरह जो थी वो कोई 2 या 3% थी, इस वक्त वो तकरीबन 8% के करीब बता रहे हैं। इसी तरह से कराची में सबसे ज़्यादा है और मोस्टली जो ये केसेस हैं वो डेल्टा वेरिएंट के केसेस हैं और जो कि इंडियन वेरिएंट कहलाता है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेजॉरिटी जो अस्पतालों में लोग एडमिट हैं वो डेल्टा वेरिएंट्स के केसेस एडमिट हैं और 85% वो लोग हैं जिनके के वैक्सीन नहीं लगा हुआ है। 85 to 90% कि जिनको के वैक्सीन नहीं लगा हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि चूंकि ये बीमारी ऐसी है कि ये बहुत तेजी से एक से दूसरे में
ٹرانسفر ہو جاتا ہے, پھیل جاتا ہے, اور ڈیلٹا ویریئنٹ کہیں زیادہ اس میں خاصیت ہوتی ہے پھیلنے کی اور ٹرانسمٹ ہونے کی. تو اس کے پھیلاؤ کو روکنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کے پھیلاؤ کو نہیں روک سکے تو یہ اس وقت جو صورتحال اسپتالوں پہ جو برڈن ہے, جو دباؤ ہے, جو لوگوں کو وہاں پہ جو وہاں سے ہسپتالوں سے جو واپس کیا جا رہا ہے, یہ اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے چل کے ہمیں یوں لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ہاسپٹل پہ ابھی سے جگہ نہیں ہے, تو پھر خدا نہ خواستہ اچھا یہ وارننگ تو ڈاکٹر صاحب وارننگ تو دی جا چکی ہے کہ 31 اگست تک جو ہے وہ ویکسینیشن کرا لی جائے, بصورت دیگر کارروائی کی جائے گی, سرکاری جو ہے وہ جگہوں پر آنے نہیں دیا جائے گا, آفیسز میں نہیں آنے دیا جائے گا, اسکولز کے حوالے سے بھی جو گائیڈ لائنز ہمارے سامنے وہ ہیں. لیکن مجھے بتائے گا کہ کیا حکومت کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ 31 اگست تک ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ابھی جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی, تو اتنی کیپیسٹی ہے کہ 31 اگست تک اس ٹائم پیریڈ کے اندر اس کو پورا کر لے اپنے ٹارگٹ کو؟ دیکھیں یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹارگٹ ہے 31 اگست تک آپ کمپلیٹ کر سکیں گے. میرا خیال میں ایک ٹارگٹ این سی او سی نے دی ہے تاکہ لوگ اس ٹارگٹ سے پہلے جلد سے جلد کروا لیں. لیکن اس کے اندر جو بہت امپورٹنٹ بات ہے عائشہ, وہ یہ ہے کہ اویلیبلٹی آف دی ویکسین. آج بھی مجھے نہیں پتا اور دوسرے شہروں میں کیا تھا, کراچی میں بھی آج کچھ جگہوں پہ ویکسین کی اویلیبلٹی کا ایشو آ رہا تھا. تو اگر آپ لوگوں کو ویکسین کے سینٹرز میں بھیجیں گے, ویکسینیشن سینٹرز میں بھیجیں گے, اور وہاں ویکسین اویلیبل نہیں ہوگا, لوگوں کو ہم کنونس کر رہے ہیں کہ آپ نے ویکسین لگانا ہے, ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ویکسین لگانا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اویلیبلٹی انشور ہونی چاہیے, اور یہ بہت ضروری بات ہے. مجھے بالکل یاد ہے کہ عید سے پہلے سے آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے, احتیاط کی جائے. کراچی میں صورتحال خراب ہو چکی ہے, اور عید کا تہوار ابھی پچھلے دنوں ہی گزرا ہے. کراچی سے بہت زیادہ آمد و رفت ہوئی ہے, کراچی سے جو ہے چھوٹے شہروں کی طرف بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہے, لوگ ادھر سے ادھر گئے ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ کیا آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ملک کے دیگر جو علاقے ہیں, شہر ہیں, وہاں سے بھی اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بگڑنے کی ہمیں جلد ہی آنے والی ہے, صورتحال بگڑ سکتی ہے, اور کون سے علاقے ایسے ہیں جو متاثر ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں یہ تو میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے این سی او سی سے کہ یہ ڈیفینیٹلی بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پر اس کا پھیلاؤ ہو سکتا ہے بہت تیزی سے, اور میں نے جیسے شروع میں کہا کہ نمبر آف کیسز ہر جگہ پہ بڑھ رہے ہیں, تو اس کو جو ہے وہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا. این سی او سی چاہیے کہ یہ جیسے شہر ہیں, لاہور ہے, پنڈی ہے, مظفر آباد ہے, آزاد کشمیر کا علاقہ ہے, کوئٹہ ہے, بلوچستان کا علاقہ ہے, تو ان جگہوں پہ کیسز بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں, اور جو کہ ہمیں رپورٹ مل رہی ہے کہ وہاں پر کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں. اب چونکہ یہ جو اس کی جینوم ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ایک الگ کٹ چاہیے ہوتا ہے, تو وہ اسلام آباد میں نیشنل NIH اور یہاں آغا خان میں یہ فیسلٹیز ابھی اویلیبل ہے, جو کہ ویریئنٹس کا پتہ چل جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روک تھام کو پہلے سے کرنا چاہیے, اس کے کو دوسرے شہروں میں بھی روکنا چاہیے, اور کراچی میں تو میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور آپ بعد میں ہم کنٹرول نہ کر سکیں. ہمارا تو ہیلتھ کا نظام بہت ہی ویک ہے. اگر انڈیا سے کمپیئر کریں تو انڈیا اتنا اسٹرانگ ان کا ہیلتھ کا نظام, اس کے باوجود وہ کر گئے, ان کے یہاں جگہ کم پڑ گئی, لوگوں کو لائن میں لگا کے آکسیجن دیا جا رہا تھا. اگر ہمارے یہاں بھی یہی چیزیں رہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی بھی کنفیوژن برقرار ہے اوپر کی سطح پر. آپ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم متعامل نہیں ہو سکتے, اس کے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے. اب کل یہ فیصلہ ہونا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کہ لاک ڈاؤن لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے, کس نوعیت کا لگانا ہے, تو ابھی آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح کے کیسز آ رہے ہیں اور جو ہاسپٹل پہ جو برڈن ہے اس وقت, ہاسپٹلز ریفیوز کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا
जो आगा खान का हॉस्पिटल है उनके पास जगह नहीं है, इंडस हॉस्पिटल में जगह नहीं है, जो इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट के तहत चलता है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वो तमाम हॉस्पिटल उसके आईसीयू एचडीयू फुल हो चुके हैं, वहाँ जगह नहीं है। इसी तरह से जो फील्ड आइसोलेशन फील्ड सेंटर्स जो एक्सपो सेंटर में कराची में बना है उसके 140-145 बेड्स हैं, वो सारे के सारे इस वक्त भरे हुए हैं, वहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ से लोगों को वापस किया जा रहा है। तो मेरा पॉइंट ये है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये समझती है कि हम हमेशा पाकिस्तान में हम बाद में स्टेप्स उठाते हैं जब बहुत सारी जानें जाया हो जाती हैं, तो क्यों ना इसका जो मॉडल है जो हमने देखा है कि बाहर के मुल्कों में के जो 2-3 केसेस, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी में 2-3 केसेस आए, उन्होंने शहर को बंद किया, पूरे शहर को, मेलबोर्न को बंद किया। इसी तरह से और दूसरे लोग जो है वो करते हैं, दूसरे मुल्क के लोग, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान, हमें भी यहाँ पर जो है वो करना चाहिए, अपने लोगों की जान बचाने के लिए इक़दाम अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, बिल्कुल मुख्तसर जवाब, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन क्या समझती है, क्या मानती है? बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में स्कूलों को खोलने के हवाले से बातचीत जो है वो हो रही है कि स्कूलों को जो है वो 2 अगस्त से खोल दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपने भी कहा कि लाहौर में, पिंडी में और पंजाब के शहरों में भी कोरोना फैलने का खतरा जो है वो बहुत हद तक मौजूद है, तो इज इट अ वाइज डिसीजन आपके ख्याल में इस वक्त? देखिए, वहां पे तो चूंकि अभी वो सूरत हाल ऐसी नजर नहीं आ रही है, हम तो ये समझ रहे हैं कि इसमें इजाफा होगा, लेकिन अगर अभी सूरत हाल अभी अंडर कंट्रोल है, अभी कोई ऐसी तशवीशनाक बात नहीं है, तो वहां पर ऐसे स्टेप लिए जा सकते हैं। लेकिन जहां पर नंबर ऑफ केसेस अगर वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि स्कूल का खोलना जो है वो खतरे से खाली नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं और हॉस्पिटल्स पे बर्डन बढ़ता है, तो फिर स्कूल नहीं खोलने। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और कोरोना की सूरत हाल जो इस वक्त हर गुजरते दिन के साथ कराची में और सिंध के कुछ इलाकों में बद से बदतर होती जा रही है, उसके ऊपर बात कर रहे थे। एक छोटा सा यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। जहां कोरोना ने पूरी दुनिया को जेल में तब्दील करके रख दिया, वहां जेलों में मौजूद अफराद भी कोरोना से मुतासर हुए हैं। अदालतों में पेशियों पर पाबंदी लग गई, कैदियों के अजीज़ व अकारिब की मुलाकातों पर पाबंदी लग गई। शायद यही वजह थी कि कैदी कोरोना का शिकार कम हुए। यहाँ हुकूमत की हिकमत अमली कैदियों के लिए इंतहाई सख्त थी। जहाँ हुकूमत मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए शहरियों पर बार बार जोर दे रही है, वहीं मुल्क की जेलों में मौजूद तकरीबन 50,000 कैदियों की क्या सूरत हाल है और कितने कैदियों को वैक्सीन लग चुकी है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी आईजी जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग साहब और ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये क्योंकि ये बड़ा खदशे का इजहार किया जा रहा था इनिशियली कि चूंकि बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे बंद होते हैं तो वहाँ पर कोरोना के फैलने का खदशा ज़्यादा है। अब जबकि वैक्सीन आ चुकी है, किस तरीके से लगाई जा रही है और वैक्सीन लगाने के बाद अभी क्या सूरत हाल है और कितने % कैदी जो हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है? आयशा, सबसे पहले आपको बताऊं कि जेल में ये आजकल जो हम माहौल देख रहे हैं ना, ह्यूमिडिटी का, ये आम मौसमों में भी यही माहौल होता है, क्योंकि 4 लोगों की बैरक में 10, 12 या 16 लोग होते हैं, यानी गुंजाइश नहीं है, तो वहाँ पे सफोकेशन होती है। तो डेल्टा वेरिएंट के हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात थे कि वहाँ पर ये यानी कि खुदा न खास्ता ये काबू ही नहीं पाया जा सकेगा। उस पर फिर ये इन्होंने फौरी तौर पर एक जंगी बुनियादों पर काम शुरू किया। और उसके नतीजे में ये हुआ कि पिछले सिर्फ चंद माह के अरसे में, 3 से 4 माह में, जब ये डेल्टा वेरिएंट इंडिया में तबाही मचा रहा था, उस वक्त यहाँ पर ये लाजमी करार दिया गया और 51,000 इस वक्त कैदी और हवालाती हैं पंजाब की जेलों में, जिनमें से 38,000 और कुछ 100 को आज सुबह तक वैक्सीन लग चुकी है। और इसी तरह 12,000 से जायद हैं ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स, उनमें से 10,000 से जायद को लग चुकी है। यही वजह है कि इस वक्त 7.5% तो पूरे मुल्क में रेशो है, कराची में 30% है। इस वक्त तक पंजाब की जेलों के 51,000 में से एक कैदी भी कोरोना का अफेक्टेड नहीं निकला और एक अहलकार या अफसर को भी अभी तक कोरोना नहीं हुआ। तो वो उसकी वजह यही थी कि ये जंगी बुनियादों पे काम शुरू किया गया। और यहाँ पर अगर आम आबादी में बात करें
तो 50% से ज़्यादा लोग वैक्सीन सिर्फ लाहौर शहर जहाँ हम रहते हैं यहाँ सही। लगवाना नहीं चाह रहे, और वो ये चाहते हैं कि हमें वैसे ही आप सर्टिफिकेट दे अच्छा, दें। ये भी बड़ा एक अजीबोगरीब किस्म का माइंडसेट है। इस पर भी मैं बात करूंगी। आईजी जेल खाना जात मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब, मुझे ये बताएगा कि ये अब एक नया वेरिएंट जो है जिसको डेल्टा वेरिएंट कहा जा रहा है, इसके हवाले से कितने खदशात जो हैं वो मौजूद हैं और अभी कितने % केसेस हैं जेलों में जो कि इस वेरिएंट के हैं? अभी तक तो सरदस्त फ्रेश वेव में कोई केस सामने नहीं आया। हाँ। माजी में हम जाएं तो हम यस कुछ केसेस आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई डेथ नहीं हुई। और जेलों के अंदर कोरोना ना फैलने की वजह हुकूमत पंजाब के बार वक्त इक़दाम हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और प्रिजन्स ने, होम डिपार्टमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, सब ने मिलजुल के इस पे काम किया। हमने कोरोना सेंटर जेलों पे बुलाए, क्वारंटाइन सेंटर बनाए और आइसोलेशन वार्ड्स बनाए, जिसकी वजह से कोरोना जेलों में नहीं फैल सका और जेलें कोरोना से महफूज रहीं। मिर्ज़ा शाहिद साहब, मुझे ये बताएगा कि कोरोना की वजह से कैदियों को अदालतों में पेश ना किए जाने का भी एक सिलसिला था कि अदालतों में पेश नहीं किया जाता था, तो अभी क्या सूरत हाल है? क्या अब चूँकि सूरत हाल कंट्रोल में, आपने कहा कि अच्छी हिकमत अमली की वजह से हम देख रहे हैं कि कोरोना उस तरीके से जेलों में नहीं फैला, तो वो सिलसिला फिर शुरू हो गया? ये बात 2020 की है, मार्च 2020, और मार्च 2020 से लेके अब तक बहुत सा सफ़र तय हो चुका है और उसको तो कोरोना की समझ ही नहीं थी और खौफ व हरास माशरे में बहुत ज़्यादा था। अभी पता चल चुका है कि कोरोना कैसे अफेक्ट करता है और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, और वैक्सीनेशन हम लगवा रहे हैं, और उस वक्त तक तो वैक्सीनेशन भी अभी तक वजूद में ही नहीं थी आई। हमने 1296 क्वारंटाइन सेल बनाए थे। हर नए आने वाले प्रिजनर को हम वहाँ रखते हैं और 14 दिन के बाद उसे दूसरे प्रिजनर के साथ मिक्सअप करते हैं, शिफ्ट करते हैं। अगर 14 दिन के अंदर अलामात आ जाएं तो फिर बाकायदा उसे ट्रीट किया जाता है। तो 38,000 प्रिजनर्स को वैक्सीनेशन हम लगवा चुके हैं। नए जो आते हैं उनको अलहदा रखते हैं, इसलिए अब अमकान बहुत कम है कि जेलों के अंदर कोई ऐसा मसला पैदा हो। ठीक है, सही जी, बहुत शुक्रिया। आईजी जेल खाना जात मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। अयाज साहब, आपने ये बड़ी अजीब सी बात हमें बताई थी और ये पहले भी हमारी नज़रों से गुजरी है, हमने एक शो भी इसके ऊपर किया कि आखिर क्या वजह है भाई कि एक बीमारी का इलाज मौजूद है, आप लोग उससे बच सकते हैं, अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने फैमिली को महफूज रख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो बज़द हैं इस बात के ऊपर कि सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि अब कुछ पाबंदियाँ लग रही हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं लगवानी। आयशा, 1,48,00,000 कुछ लोगों को आज के दिन तक पंजाब में वैक्सीन लगी है। 12 करोड़ से ज़ायद की आबादी है, और ये वो लोग हैं जिनको मजबूर किया हुकूमत ने। ज़्यादातर तादाद शुरू में तो वॉलंटियर जो थे अपने आप लगाने के लिए तैयार हो गए, अब मजबूर किया गया कि जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं वो वैक्सीन लाजमी लगवाएंगे। ठीक है। उनमें से भी चोर रास्ते तलाश किए जा रहे हैं कि किसी तरह कुछ दे दिला के, और इसके भी एक रेट है कि आप कुछ दे दिलाकर एक सर्टिफिकेट बन जाए, और उस हवाले से भी कई जालसाजियाँ पकड़ी जा चुकी हैं। इसी वजह वो सोशल मीडिया पे चलने वाला प्रोपेगेंडा है कि आप 2 साल में मर जाएंगे, आपकी ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी, इसमें चिप है, वो चिप आपके अंदर दाखिल हो जाएगी और वो चिप के ज़रिए बाहर बैठे हुए अमेरिका में कुछ लोग आपको कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आप, हम ऐसी क्या इजादात कर रहे हैं यार साहब कि हमारे ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जी, मैं यही परेशान हूँ कि परेशान अमेरिका को क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किस कदर, यानी कि ये जहारत की इंतहा है कि एक तो वैक्सीन फ्री में मिल रही है, नहीं तो फिर उसका क्या हाल है? वही जैसा बाहर के कुछ ममालिक में फ्री आइसक्रीम और अगर आप वैक्सीनेशन जैसे कराते हैं न्यूयॉर्क में $10, $100, तो इस तरह की कोई चीज़ करने की ज़रूरत है कि हमें नहीं। पैसे मेरा दे। ख्याल है कि ये जेल वाला ज्यादा मेथड सही है कि जेल में आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, आपको वैक्सीन लगवानी ही लगवानी। तो ये जेल वाला ऑप्शन ज्यादा सही है कि सही। अगर कोई ऐसी कानून साजी की जाए कि इतनी देर के बाद अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि इसके अलावा आप कोरोना से, आपके सामने ये मिसाल है कि जेल्स में ये पीछे डेथ्स हुई हैं जो पिछली वेव थी, और इस बार एक शख्स भी मुतासर नहीं है। तो ये मकसद ये नहीं कि जेलों में बहुत अच्छे हालात, मकसद ये है कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है कि लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। यास शुजा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।